दोस्तों, हम सब ने बचपन से जो इतिहास पढ़ा है ना, उसकी एक बहुत ही जानी पहचानी और मतलब रंगीन तस्वीर हमारे दिमाग में छपी हुई है। बिल्कुल, एकदम हीरो और विलन वाली तस्वीर। हाँ, है ना। स्कूलों में हमें हमेशा यही बताया गया कि ब्रिटिश सत्ता ने भारत को अपनी चमकती तलवारों, गरजती तोपों और अपने विशाल सैन्य बल के दम पर जीता था। सही कहा। एक ऐसा इतिहास जहां युद्ध के बड़े बड़े मैदान हैं, धूल उड़ाते हुए घोड़ों की टापें हैं और राजाओं के बीच सत्ता का खूनी संघर्ष चल रहा है। बिल्कुल। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या हो अगर मैं कहूं कि ये पूरी की पूरी तस्वीर एक बहुत बड़ा भ्रम है? ये बहुत दिलचस्प बात है ना। मतलब एक ऐसा सच जो युद्ध की कहानियों और इन वीर गाथाओं के शोर में कहीं बहुत गहराई में छुप गया है। आज की इस गहरी चर्चा में हम इसी पर बात करने वाले हैं। इस सवाल है। और अगर हम तथ्यों की परतों को हटाएं तो सच्चाई ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को युद्ध के मैदान में नहीं जीता था। अच्छा, तो फिर कहाँ जीता था? उन्होंने भारत को मुनीमों की डेस्क पर लेखा जोखा यानी ऑडिट और अकाउंटिंग के जरिए जीता था। ये कोई महान सैन्य विजय नहीं थी। मतलब कागजों और बही खातों से? बिल्कुल। इसे इस तरह से देखिए, किसी फिल्म के ट्रेलर में आपको सिर्फ एक्शन, तलवारबाजी और धमाके दिखते हैं ताकि दर्शक आकर्षित हों। ट्रेलर तो हमेशा मसालेदार होता है। सही कहा, लेकिन असली कहानी, असली साजिश जो होती है ना, वो पर्दे के पीछे की उन मोटी किताबों और बही खातों में छिपी होती है जिन्हें कोई पढ़ना नहीं चाहता। अरे वाह! आज के इस विश्लेषण में हम इसी पर्दे के पीछे की खामोश लेकिन सबसे खतरनाक कहानी को समझने वाले हैं। मुझे आपकी बात थोड़ी अटपटी लग रही है। मतलब अगर हम 1757 की प्लासी की लड़ाई को ही लें तो वहाँ तोपें तो चली थी। हाँ, तोपें चली थी, लेकिन सिराजुद्दौला की एक बहुत बड़ी सेना मैदान में उतरी थी। कई लोग मारे गए थे, एक नवाब को सत्ता से उखाड़ फेंका गया था। तो फिर हम इसे सिर्फ एक अकाउंटिंग का खेल कैसे कह सकते हैं? देखिए, जाहिर है सतह से देखने पर वो एक युद्ध ही लगता है, लेकिन प्लासी के उस तथाकथित युद्ध की असली जमीनी हकीकत को समझना बहुत जरूरी है। प्लासी में तलवारें उठने से पहले ही जीत और हार का फैसला कागजों पर हो चुका था। अच्छा, कागजों पर कैसे? रॉबर्ट क्लाइव ने वहां कोई महान सैन्य रणनीति नहीं अपनाई थी। उसने बंगाल के सबसे बड़े बैंकर जगत सेठ और नवाब के सेनापति मीर जाफर के साथ एक वित्तीय सौदा किया था। मतलब लड़ाई शुरू होने से पहले ही डील पक्की हो गई थी? बिल्कुल। ये दो सेनाओं का टकराव नहीं था, बल्कि ये एक कॉर्पोरेट टेकओवर था। रिश्वत, वादे और भविष्य के मुनाफे का बंटवारा, ये उनके असली हथियार थे। अरे बाप रे! आज के इस विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य उन्हीं चार अदृश्य शक्तियों को समझना है जिन्होंने हथियारों के बिना केवल पूंजी के तर्क से एक पूरे उपमहाद्वीप की नियति को हमेशा के लिए बदल दिया। तो आप कह रहे हैं कि प्लासी का मैदान सिर्फ एक दिखावा था, एक रस्म अदायगी थी, जबकि असली सौदा तिजोरियों के बीच हुआ था। एकदम सही समझा आपने। चलिए इस बात को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। एक व्यापारिक कंपनी जो हजारों मील दूर से भारत में सिर्फ मसाले, रेशम और सूती कपड़े बेचने आई थी, वो आखिर एक पूरे देश की अर्थव्यवस्था को निगलने की शुरुआत कैसे करती है? जाहिर है रातों रात कोई भी रडार पर नहीं आता। वो पहला और सबसे घातक कदम क्या था? उस पहले कदम को हम पूंजी का तर्क या लॉजिक ऑफ कैपिटल कह सकते हैं। लॉजिक ऑफ कैपिटल? हाँ, अगर हम 1700 के दशक के शुरुआती सालों की बात करें तो उस समय भारत पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कारखाना था। वैश्विक व्यापार में हमारी हिस्सेदारी 25% से भी ज्यादा थी, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास जन्म लेता है। जो हमारी सबसे बड़ी ताकत थी, वही अंततः हमारे पतन का सबसे बड़ा कारण बन गई। एक मिनट, ये कैसे हो सकता है? हमारी ताकत हमारी कमजोरी कैसे बन गई? अब उस समय भारत की जो शानदार अर्थव्यवस्था थी, वो पूरी तरह से व्यक्तिगत हुनर और कला पर टिकी हुई थी। हमारे बुनकर, हमारे कारीगर, उनके हाथों में एक ऐसा जादू था जिसे कोई मशीन नहीं दोहरा सकती थी। ये तो गर्व की बात है। हमारी कला इतनी उन्नत थी कि पूरी दुनिया उसकी दीवानी थी। बिल्कुल। एक शॉल या रेशम के कपड़े को बनाने में पूरा परिवार महीनों लगा देता था। व्यक्तिगत कला बहुत सुंदर होती है, लेकिन उसे स्केल नहीं किया जा सकता। स्केल नहीं किया जा सकता? मतलब उसे रातों रात कई गुना नहीं बढ़ाया जा सकता। दूसरी तरफ उसी दौर में यूरोप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा था। अच्छा। वे लोग व्यक्तिगत कला के मोह से बाहर निकलकर प्रक्रिया यानी प्रोसेस और मशीनों की तरफ बढ़ रहे थे। इंसान थक सकता है, बीमार पड़ सकता है, लेकिन मशीनें नहीं थकते। हाँ, मशीनों का तो यही फायदा है।
और इसी प्रक्रिया ने उन्हें एक और ब्रह्मास्त्र दिया, जिसे हम संस्थागत पूंजी या इंस्टीट्यूशनल कैपिटल कहते हैं। संस्थागत पूंजी। क्या ये किसी राजा के खजाने से अलग होती है? क्योंकि हमारे नवाबों और राजाओं के पास तो सोने चांदी के अंबार लगे हुए थे। देखिए, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इसे एक ऐतिहासिक स्थिति से समझते हैं। ठीक है। जब एक भारतीय नवाब युद्ध के मैदान में जाता था तो वो अपनी तिजोरी के दम पर लड़ता था। अगर युद्ध लंबा खिंच गया या फसल खराब हो गई और टैक्स नहीं आया तो तिजोरी खाली होने लगती थी। बिल्कुल। एक बार नवाब का खजाना खाली हुआ तो उसकी सेना बिखरने लगती थी। इसके ठीक उलट जब रॉबर्ट क्लाइव या कोई और ब्रिटिश अधिकारी बंगाल में खड़ा होता था तो वो सिर्फ अपनी जेब के पैसे पर निर्भर नहीं था। तो फिर उसके पीछे कौन था? उसके पीछे बैंक ऑफ इंग्लैंड और लंदन के शेयर बाजार की असीम ताकत खड़ी थी। एक मिनट, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हारने का जोखिम उठा सकती थी क्योंकि उनके पास कर्ज लेने का एक अनंत स्रोत था? यही वो अदृश्य शक्ति है। अगर क्लाइव की सेना किसी युद्ध में पूरी तरह तबाह भी हो जाती तो कंपनी लंदन के बाजार में नए बॉन्ड जारी करके हजारों आम निवेशकों से नया कर्ज ले सकती थी। यानी वो हार कर भी वापस खड़े हो सकते थे। हाँ, वे भविष्य के मुनाफे का सपना बेचकर वर्तमान का युद्ध लड़ रहे थे। लेकिन हमारे नवाब भविष्य का कर्ज नहीं ले सकते थे। उन्हें केवल आज की तिजोरी पर लड़ना था। ये हम सब के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक है। जब असीमित संस्थागत पूंजी का सामना सीमित व्यक्तिगत खजाने से होता है तो असीमित पूंजी हमेशा जीतती है। ये बात तो दिमाग को झकझोर देने वाली है। मतलब नवाबों के पास व्यक्तिगत साहस की कोई कमी नहीं थी। बिल्कुल नहीं, वे बहुत बहादुर थे। लेकिन उनका वित्तीय ढांचा एक बड़ी कॉरपोरेट प्रक्रिया के सामने बहुत कमजोर था। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि हमने मैदान में अपनी बहादुरी नहीं हारी थी, बल्कि हम बैलेंस शीट और कर्ज के उस आधुनिक तंत्र से हार गए थे जिसे हम समझ ही नहीं पाए। पूंजी का ये तर्क वाकई बहुत क्रूर है। लेकिन अब यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है। पूछिए। चलिए, मान लिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास लंदन के बैंकों का समर्थन था, उनके पास अथाह पैसा था, लेकिन तिजोरी में रखे कागज या सिक्के तो खुद बंदूक नहीं चलाते ना। जाहिर सी बात है। मैदान में लड़ने मरने और मारने के लिए तो खून मांस के इंसान चाहिए होते हैं। लंदन से तो वो कोई लाखों की सेना जहाजों में भरकर नहीं आए थे ना। नहीं, लंदन से तो मुट्ठी भर गोरे अधिकारी और कुछ सैनिक ही आए थे। तो फिर इतनी बड़ी सेना कहाँ से आई? अगर आप 18वीं और 19वीं सदी के ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के आधिकारिक आंकड़े उठाकर देखें तो सच्चाई एकदम साफ है। उनकी विशाल सेना में 80% से भी ज्यादा सैनिक कोई और नहीं बल्कि खुद हिंदुस्तानी ही थे। 80%? हाँ, अवध, बिहार और बंगाल के किसान उनके लिए बंदूक उठा रहे थे। ये वो बिंदु है जहाँ मेरी समझ जवाब दे जाती है। मतलब एक इंसान अपनी जमीन, अपने राजा और अपने ही लोगों के खिलाफ एक विदेशी कंपनी के लिए गोली क्यों चलाएगा? ये एक बहुत स्वाभाविक सवाल है। हम अक्सर देशभक्ति, धर्म और मिट्टी के प्रति वफादारी की कस्में खाते हैं। क्या चंद सिक्कों के लिए हजारों हिंदुस्तानियों ने अपना सब कुछ ताक पर रख दिया था? ये कैसे संभव है? यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम आज के राष्ट्रवाद के चश्मे से 18वीं सदी को देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो उस समय राष्ट्रवाद नहीं था? उस समय एक आम किसान या सैनिक के दिमाग में भारत नाम का कोई एक अखंड राष्ट्र नहीं था। उसकी वफादारी अपने गांव, अपनी जमीन और सबसे बढ़कर अपने परिवार के पेट भरने तक सीमित थी। पेट की आग सबसे बड़ी होती है। बिल्कुल। उस दौर के मुगल साम्राज्य, मराठाओं या क्षेत्रीय रियासतों का सैन्य ढांचा बहुत अस्त व्यस्त हो चुका था। सैनिकों को महीनों तक और कभी-कभी तो सालों तक उनका वेतन नहीं मिलता था। बाप रे, सालों तक बिना वेतन के? हाँ, वे इस उम्मीद में लड़ते थे कि युद्ध जीतने के बाद उन्हें लूट का हिस्सा मिलेगा या फसल कटने के बाद राजा टैक्स वसूल कर उन्हें पगार देगा। यानी उनकी जिंदगी पूरी तरह से अनिश्चितता पर टिकी थी। आज लड़ो और कल भूखे पेट सो जाओ। ठीक कहा। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस गहरी सामाजिक असुरक्षा को पहचान लिया। उन्होंने वफादारी या धर्म की बात नहीं की। तो उन्होंने क्या बात की? उन्होंने सीधे तौर पर एक बहुत ही आधुनिक कॉर्पोरेट नियम लागू किया, नियमित वेतन का पक्का भरोसा। अच्छा। उन्होंने हिंदुस्तानी सैनिकों से कहा, ये चाहे बारिश हो, सूखा पड़े, शांति हो या युद्ध, हर महीने की पहली तारीख को तुम्हारा वेतन तुम्हारे हाथ में होगा। और ये कोई छोटी बात नहीं थी उस समय। बिल्कुल नहीं। एक सैनिक के लिए ये गारंटी कि उसका परिवार पीछे से भूखा नहीं मरेगा, किसी भी राजा के प्रति उसकी पुरानी वफादारी से कहीं ज्यादा भारी पड़ गई। तो एक विदेशी कंपनी ने
हमारे ही लोगों की गरीबी और उनके परिवार की सुरक्षा की जरूरत को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। जी हाँ, यही कड़वा सच है। लेकिन एक सवाल अभी भी है, इतनी बड़ी सेना को हर महीने नियमित वेतन देने के लिए कंपनी के पास इतना पैसा कहां से आ रहा था? क्या वे लगातार लंदन से सोना मंगवा रहे थे? शुरुआत में कुछ पैसा लंदन से जरूर आया, लेकिन प्लासी और फिर 1764 के बक्सर युद्ध के बाद पूरी तस्वीर बदल गई। बक्सर के बाद क्या हुआ? जब बंगाल की दीवानी यानी कर वसूलने का अधिकार कंपनी के हाथ में आ गया, तो उन्होंने लंदन से पैसा मंगाना बंद कर दिया। तो फिर पैसा कहां से आया? उन्होंने बंगाल के किसानों से जो भारी टैक्स वसूला, उसी पैसे से अवध और बिहार के युवाओं को अपनी सेना में नौकरी पर रखा, और फिर उसी हिंदुस्तानी सेना की मदद से उन्होंने पूरे भारत को एक एक करके जीत लिया। अरे बाप रे, ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। इसे अगर आसान भाषा में समझें तो उन्होंने हमारा ही पैसा लूटा, उसी पैसे से हमारे ही लोगों को खरीदा और फिर उन्हीं लोगों से हम पर गोलियां चलवाई। बिल्कुल। ये तो ऐसा हुआ कि कोई आपके ही घर से खजाना चुराए और उसी खजाने के पैसों से आपके ही चौकीदार को अपने साथ मिलाकर आपको अपने ही घर से बाहर निकाल दे। भारत ने अपनी ही गुलामी की कीमत अपने ही खून और पसीने से चुकाई थी। ये बहुत ही सटीक और कड़वा उदाहरण है। इतिहासकार इसे स्वयं वित्त पोषित उपनिवेशवाद या सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलोनाइजेशन कहते हैं। सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलोनाइजेशन, ये शब्द ही अपने आप में बहुत डरावना है। हाँ, उन्होंने अपनी जेब से कुछ नहीं लगाया। जमीन हमारी, कर का पैसा हमारा, जान गंवाने वाले सैनिक हमारे, और मुनाफा तथा कब्जा सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का। ये युद्ध के इतिहास में रणनीतियों का एक बहुत बड़ा और भयानक परिवर्तन था। वाकई, जब हम इस मॉडल को समझते हैं तो एक बात स्पष्ट होती है कि वे कितने चतुर थे। लेकिन इस चतुराई की भी तो कोई सीमा होनी चाहिए ना? क्या मतलब? जैसे 1764 के बक्सर युद्ध का आपने जिक्र किया, उसके बाद तो कंपनी के पास एक विशाल और अनुशासित सेना थी, बंगाल का असीमित खजाना था, अवध के नवाब और मुगल सम्राट दोनों ही उनसे हार चुके थे। हाँ बिल्कुल, हार चुके थे। तो फिर वे सीधे दिल्ली क्यों नहीं गए? लाल किले पर कब्जा करके वे खुद को आधिकारिक तौर पर भारत का शासक घोषित कर सकते थे। वे बंगाल और बिहार तक ही क्यों रुक गए? देखिए, ये एक बहुत ही शानदार ऐतिहासिक गुत्थी है, और इसका जवाब हमें कूटनीति की उस गहरी दुनिया में ले जाता है जिसे हम आज की भाषा में गेम थ्योरी या सिस्टम्स थिंकिंग कह सकते हैं। गेम थ्योरी 18वीं सदी में उपमहाद्वीप के सत्ता संघर्ष का केंद्र था। अंग्रेज बहुत दूरदर्शी और ठंडे दिमाग वाले व्यापारी थे। वे जानते थे कि अगर वे सीधे दिल्ली के तख्त पर बैठ गए तो जो भी ताकतें दिल्ली पर नजर गड़ाए बैठी हैं, विशेष रूप से शक्तिशाली मराठे और उत्तर पश्चिम से आने वाले अफगान, वे सब सीधे अंग्रेजों पर हमला कर देंगे। ओहो। और अगर मराठों से सीधा टकराव होता तो कंपनी का वो सारा पैसा और सेना जो उन्होंने बंगाल से जमा की थी, वो एक अंतहीन युद्ध में बर्बाद हो जाती। एकदम सही। जरा सोचकर देखिए, एक व्यापारी कंपनी कभी भी अपनी पूंजी को बेवजह के खतरे में नहीं डालती। गेम थ्योरी का सिद्धांत ये कहता है कि आपको अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, लेकिन उसकी कीमत कम से कम होनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया? इसलिए दिल्ली की तरफ भागने के बजाय उन्होंने अवध को अपने और मराठों के बीच एक ढाल बना दिया। इसे बफर स्टेट रणनीति कहा जाता है। उन्होंने अवध के नवाब के साथ एक बहुत ही चालाक संधि की। वो संधि क्या थी? उन्होंने नवाब से क्या कहा? उन्होंने नवाब से कहा, देखिए, हम आपका राज नहीं छीन रहे हैं, राजा आप ही रहेंगे, राजमहल आपका होगा और जनता भी आपको ही अपना शासक मानेगी। ये तो बहुत अच्छी बात लग रही है सुनने में। कैच क्या था? कैच ये था कि उन्होंने कहा, आपके राज्य की सुरक्षा अब हमारी जिम्मेदारी है। हमारी एक बड़ी सेना हमेशा आपके राज्य की सीमाओं पर तैनात रहेगी, और चूंकि ये सेना आपकी रक्षा कर रही है, इसलिए इसके रखरखाव, इसके हथियारों और इसके वेतन का सारा खर्च आपको अपने खजाने से देना होगा। उफ, कमाल की मक्कारी है। तो कुल मिला के बात ये हुई कि उन्होंने एक ऐसा घर खरीदा जो सरहद पर था, लेकिन उसकी सुरक्षा का सारा खर्च अपने पड़ोसी से भरवा रहे थे। बिल्कुल। और पड़ोसी इस भ्रम में खुश था कि घर के बाहर नेम प्लेट आज भी उसी की लगी हुई है। ये एक आदर्श स्थिति थी कंपनी के लिए। राज्य चलाने की, न्याय देने की, अकाल में जनता की मदद करने की सारी प्रशासनिक जिम्मेदारी अवध के नवाब के सिर पर थी। यानी अगर कुछ बुरा हो तो नवाब जिम्मेदार? हाँ, अगर जनता विद्रोह करती तो वो नवाब के खिलाफ करती, लेकिन असली ताकत यानी बंदूकें और वो पैसा जो सेना को चलाता है, वो अंग्रेजों की मुट्ठी में था। उन्होंने बिना कोई राजनीतिक जोखिम उठाए, बिना किसी जवाबदेही के अपनी सुरक्षा का एक अभेद घेरा तैयार कर लिया था। जमीन और पैसे का कब्जा, और वो भी बिना किसी जिम्मेदारी के। ये वाकई एक बहुत ही गहरी और खौफनाक सोच थी।
बिल्कुल थी। लेकिन अब हम एक ऐसे मोड़ पर आ गए हैं जो शायद इन सबसे ज्यादा खतरनाक है। वो कैसे? आप किसी देश का खजाना लूट सकते हैं, आप एक बफर स्टेट बनाकर अपनी सीमाएं सुरक्षित कर सकते हैं, लेकिन आप करोड़ों लोगों की आबादी पर केवल संगीनों के साये में लंबे समय तक राज नहीं कर सकते ना। अंततः लोग विद्रोह करेंगे ही। इस विद्रोह को हमेशा के लिए शांत करने का क्या तरीका था? इस सवाल का जवाब ही किसी भी साम्राज्य के लंबे समय तक टिकने का असली रहस्य है। कोई भी सत्ता तब तक स्थायी नहीं होती जब तक वो लोगों के दिमाग पर कब्जा ना कर ले। दिमाग पर कब्जा? हाँ, आप शरीर को बेड़ियों में बांध सकते हैं, लेकिन जब तक दिमाग आजाद है विद्रोह की चिंगारी सुलगती रहेगी। पीढ़ियों तक राज करने के लिए आपको उनके सोचने के तरीके में एक बहुत गहरा परिवर्तन लाना पड़ता है। और ये कैसे किया गया? भारत के संदर्भ में ये काम 1835 के उस दस्तावेज ने किया जिसे हम मैकाले मिनट के नाम से जानते हैं। थॉमस पैबिंगटन मैकाले। हमने स्कूलों में अक्सर इनका नाम पढ़ा है कि इन्होंने भारत में आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी थी। जी हाँ, वही मैकाले। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि अगर किसी को नई भाषा या नया विज्ञान सिखाया जा रहा है तो उसमें बुराई क्या है? क्या वो सिर्फ एक शिक्षा नीति नहीं थी जिससे भारतीयों को फायदा हो? देखिए, ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है जो आज तक हमारे समाज में मौजूद है। मैकाले मिनट कोई साधारण शिक्षा नीति नहीं थी। तो फिर क्या थी? वो एक पूरी सभ्यता की मेमोरी या याददाश्त को मिटाने का एक बहुत ही सुनियोजित कृत्य था। इसे आप सांस्कृतिक लॉबोटमी या पहचान को हैक करना कह सकते हैं। पहचान को हैक करना, ये बहुत भारी शब्द है। ये सच है। मैकाले का स्पष्ट मानना था, और उसने लिखा भी था, कि उनका उद्देश्य एक ऐसा वर्ग तैयार करना है जो खून और रंग से तो भारतीय हो, लेकिन अपनी पसंद, विचारों, नैतिकता और बुद्धि में अंग्रेज हो। तो ये सिर्फ अंग्रेजी सिखाने के बारे में नहीं था, बल्कि भारतीय भाषाओं को मिटाने के बारे में था। इस बात को गहराई से महसूस कीजिए। उस नीति के तहत हजारों सालों से चली आ रही हमारी पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था, जिसमें संस्कृत, फारसी और स्थानीय भाषाएं शामिल थीं, उन्हें रातों रात पिछड़ा हुआ, अवैज्ञानिक और बेकार घोषित कर दिया गया। ये तो एक पूरी संस्कृति का अपमान था। बिल्कुल। मैकाले ने अहंकार में यहां तक कहा था कि भारत और अरब के सारे साहित्य को मिला लिया जाए तो भी वो यूरोप की एक अच्छी लाइब्रेरी की एक अलमारी के बराबर नहीं है। उफ, इतना अहंकार! जब शासक वर्ग ये तय कर दे कि आपकी भाषा मूर्खों की भाषा है, तो एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। लेकिन भाषा के बदल जाने से किसी समाज की आत्मा कैसे मर सकती है? लोग नई भाषा सीखकर भी तो अपनी संस्कृति बचा सकते? नहीं, ऐसा नहीं होता। जब आप किसी समाज की भाषा बदल देते हैं तो आप दरअसल उनके अतीत से उनका संपर्क काट देते हैं। जरा सोचिए, इसका जमीनी परिणाम क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ ही दशकों में भारत में एक ऐसी पीढ़ी तैयार हो गई जो अपने ही दादा परदादा की लिखी हुई किताबें, दर्शन और विज्ञान को पढ़ ही नहीं सकती थी। बाप रे! यानी वे अपने इतिहास से कट गए। बिल्कुल। जब कोई समाज अपनी ही जड़ों से कट जाता है तो उसे अपने इतिहास जानने के लिए विदेशियों पर निर्भर होना पड़ता है। इंसान अपने ही देश में एक अजनबी बन जाता है। ये तो बहुत दुखद है। उसे लगने लगता है कि जो कुछ भी पश्चिम का है, उनके कपड़े, उनकी भाषा, उनका सोचने का तरीका, वो श्रेष्ठ है, और जो कुछ भी हमारा है वो केवल शर्मिंदगी का कारण है। इसे सांस्कृतिक निर्भरता कहते हैं। ये तोपों और तलवारों से भी ज्यादा गहरा घाव था। ये सचमुच एक अजीब सी सिहरन पैदा करने वाली बात है। आप सही कह रहे हैं। अगर हम इस पूरी यात्रा को देखें तो एक कंपनी आती है, पहले वो हमारे व्यक्तिगत हुनर को अपनी संस्थागत पूंजी से हराती है, फिर वो हमारे ही पैसे से हमारे ही लोगों को नियमित वेतन का लालच देकर सेना में भरती है, फिर वो बफर स्टेट जैसी कूटनीति से बिना किसी जिम्मेदारी के पूरे नक्शे को नियंत्रित करती है। बिल्कुल सही। और अंत में वो हमारी भाषा और हमारी पहचान पर ऐसा वार करती है कि हम खुद अपनी खुशी से मानसिक रूप से उनके गुलाम बन जाते हैं। और यही वो सबसे महत्वपूर्ण सबक है जो हम सबको आज के इस विश्लेषण से लेना चाहिए। हम इतिहास को केवल पुरानी इमारतों, तारीखों और राजाओं की कहानियों तक सीमित कर देते हैं, लेकिन याद रखिए, इतिहास के पैटर्न हमेशा खुद को दोहराते हैं। मतलब? सत्ता हासिल करने का जो तर्क कल था, वही तर्क आज भी काम कर रहा है। तो क्या आप ये इशारा कर रहे हैं कि आज भी वही अदृश्य शक्तियां हमारे आसपास मौजूद है? आज तो कोई ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है, न ही कोई अंग्रेज वाइसरॉय भारत पे राज कर रहा है। देखिए, भले ही ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम आज इतिहास के पन्नों में दफन हो गया हो, लेकिन उस पूंजी के तर्क और नियंत्रण की प्रक्रिया को
जरा ध्यान से अपने चारों तरफ देखिए। आप किन शक्तियों की बात कर रहे हैं? आज दुनिया में विशाल ग्लोबल कॉर्पोरेशंस हैं और उनके शक्तिशाली एल्गोरिदम बिल्कुल वही काम कर रहे हैं जो कभी रॉबर्ट क्लाइव और मोनिमो की फौज करती थी। वे हमारी सोच को नियंत्रित कर रहे हैं, हमारी पसंद को आकार दे रहे हैं और हमारे डेटा को एक नई वैश्विक अर्थव्यवस्था के तहत अपने पास खींच रहे हैं। ये एक बहुत ही डरावना तुलनात्मक विचार है। यानी जो काम 18वीं सदी में ऑडिट, अकाउंटिंग और कागजी संधियां कर रही थी, आज वही काम कोड की लाइनें, सोशल मीडिया और एल्गोरिदम कर रहे हैं। बिल्कुल। उस समय जिसने प्रक्रिया और संस्थागत पूंजी को समझा, उसने पूरी दुनिया पर राज किया। आज जो इन ग्लोबल एल्गोरिदम, एआई और डेटा की प्रक्रिया को नियंत्रित कर रहा है, वही हमारे भविष्य के परिणाम को नियंत्रित कर रहा है। ये बात तो सोचने वाली है। ये समझना हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है कि ये दुनिया भावनाओं से नहीं बल्कि एक ठंडे और गणनात्मक तर्क पर चलती है, क्योंकि सत्ता के खेल के नियम आज भी वही हैं, बस उन्हें खेलने के उपकरण और तरीके बदल गए हैं। वाकई ये एक बहुत ही गहरी, आंखें खोल देने वाली और हम सबको भीतर तक सोचने पर मजबूर कर देने वाली चर्चा रही। हम अक्सर इतिहास को केवल युद्धों के शोर में ढूंढते हैं, लेकिन जो शक्तियां वास्तव में दुनिया को चलाती हैं, वे बहुत शांत, अदृश्य और बेहद शातिर होती हैं। जी बिल्कुल। इस पूरी गहरी चर्चा को समेटते हुए मैं चाहती हूँ कि हम सब कुछ पल के लिए रुकें और अपने आज के हालात पर एक बहुत ही ईमानदार नजर डालें। हमने देखा कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारा ही पैसा इस्तेमाल करके हमारे ही लोगों की मदद से हमें गुलाम बनाया था, जिसे हमने स्वयं वित्त पोषित उपनिवेशवाद का नाम दिया। अब जरा गहराई से सोचिए, क्या आज हम इस नई चमकती हुई डिजिटल दुनिया में उसी स्वयं वित्त पोषित उपनिवेशवाद का एक नया हिस्सा तो नहीं बन रहे हैं, जहां हम खुद अपनी ही मर्जी से अपनी हर पसंद, अपना हर विचार, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का सबसे कीमती डेटा मुफ्त में इन ग्लोबल एल्गोरिदम्स को सौंप रहे हैं ताकि वे और शक्तिशाली बन सकें और अंततः हम ही पर राज कर सकें।